नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, और सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुबह के इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आज की दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, देर रात जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन सब पर हम लोग जो है चलते चलते एक नजर डाल सके और आपको एक ध्यान रह सके कि पूरा दिन जो है किन किन खबरों पे नजर रहनी चाहिए और क्या क्या खबरें पूरा दिन में घटित हो सकती हैं। इससे पहले कि आप अपने काम पे जुट जाएं 10 बजे से लेकर अपने दफ्तरों में और बाकी जगह पे जहां जहां आप काम करते हैं, जो जो आपके काम है उसमें लगें। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ देने के लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और सबसे पहली खबर, आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित सभी मंदिरों के गर्भगृह खुल गए। हालांकि ये फैसला बाकी जगहों पे भी होना है, लेकिन तुरंत प्रभाव से ये कांगड़ा में बसंत पंचमी का बड़ा जो एक गिफ्ट है वो मिला है, बड़ा तोहफा मिला है श्रद्धालुओं को कि तमाम गर्भगृहों में अब उनको जाने की इजाजत होगी। चाहे वो ज्वालामुखी का मंदिर है, पहले कोविड के प्रोटोकॉल के चलते गेट से ही आपको दूर से दर्शन करने पड़ते थे, अब आप अंदर जा सकेंगे, पूरी परिक्रमा कर सकेंगे, तमाम ज्योतियों के दर्शन कर सकेंगे। चामुंडा माता के मंदिर में भी आप हॉल में भी अलाउड नहीं थे, हॉल से पीछे जो दरवाजा है वहां से आपको दर्शन करने पड़ते थे। अब आप जो है बिल्कुल एंड तक जहां पुजारी जी बैठते हैं वहां तक जाके उनसे प्रसाद ले सकते हैं। हालांकि प्रसाद देखना होगा कि अभी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में प्रसाद देने की इजाजत नहीं है। लेकिन जहां पुजारी जी बैठते हैं और जहां प्रसाद मिलता था वहां तक आप जा सकते हैं। वहां से कुछ ही फीट की दूरी है। चिंतपूर्णी में और नैना देवी में ये ऑलरेडी इतनी ही दूरी है, पहले भी अभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से, मंदिर कुछ इस तरह से है कि ज्यादा डिस्टेंस पहले नहीं था। लेकिन बज्रेश्वरी देवी माता मंदिर में भी जो है अब इस तरह से होगा। तो कांगड़ा के तमाम जितने बड़े मंदिर हैं, चाहे वो शक्तिपीठ है, ज्वालामुखी, चामुंडा, नंदिकेश्वर धाम या फिर बज्रेश्वरी देवी धाम या फिर दूसरे मंदिर जितने भी बड़े मंदिर हैं, उन सब में अभी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। चाहे वो नूरपुर का राधा कृष्ण मंदिर है, चाहे बड़ो का राधा कृष्ण मंदिर है, ये तमाम जो चीजें हैं, ब्रजराज स्वामी नूरपुर वाला और राधा कृष्ण बड़ो वाला, ये तमाम मंदिर जितने भी बड़े छोटे मंदिर हैं कांगड़ा में, अब वहां पे ये बाध्यता नहीं रहेगी कि आप भीतर नहीं जा सकेंगे। आप गर्भगृह तक जा सकते हैं, जहां तक पुजारी पहले आपको अलाउ करते थे वहां तक। गर्भगृह के भीतर जाने का मतलब ये नहीं कि आप पिंडी को टच कर पाएंगे, मूर्तियों को टच कर पाएंगे, इसकी इजाजत नहीं है। जिसकी इजाजत पहले थी कोविड से पहले, पिछले मार्च में जिसकी इजाजत थी 15 मार्च से पहले, उसकी इजाजत जो है अब 16 फरवरी से दोबारा हो गई है। और बाकी प्रोटोकॉल आपको वैसे रखना होगा, बिना मास्क के आप अंदर नहीं जा पाएंगे। हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी मंदिरों के प्रबंधकों को, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। 2 गज की दूरी भी, आप टोलियों में नहीं जा पाएंगे। हालांकि अभी हवन अलाउ हो गया मैक्सिमम मंदिरों में, लेकिन कीर्तन इत्यादि के लिए अभी जो है टोलियां नहीं बैठ पाएंगी और आपको अकेले अकेले खड़े खड़े ही कीर्तन करना होगा अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन टोलियां नहीं होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटेगी, ये है। और बसंत पंचमी की एक और बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में विकास का बसंत आ सकता है। मैं आ सकता है शब्द का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नीतियां और नियत कई बार घालमेल हो जाता है। नीतियों की वजह से बसंत लगता है कि आ रहा है, लेकिन नियत खराब हो जाए किसी की और नियत से नीतियां लागू ना हो तो फिर वो चीजें रुक जाती हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जो गिफ्ट मिली है बसंत पंचमी हिमाचल प्रदेश को, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 593 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये परियोजना सुप्रीम कोर्ट के ही 2019 के एक फैसले की वजह से रुक गई थी, जिसमें कहा था कि फॉरेस्ट लैंड का गैर फॉरेस्ट यानी वन भूमि का गैर वनीकरण कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से कई परियोजनाएं जो है फंस गई थी। बीच में काफी तलखी भी आई, केंद्र में हमारे प्रतिनिधियों और स्टेट में हमारे प्रतिनिधियों के बीच बयानों की तलखियां आई कि इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है। तो अंततः अब सुप्रीम कोर्ट ने 593 प्रोजेक्टों को हरी झंडी दे दी है। जयराम ठाकुर इससे काफी राहत महसूस कर रहे होंगे। अब जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाएंगे। इनमें सड़क के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, 332 सड़कें ऐसी थी जो वन भूमि बीच में आने के चलते रुकी पड़ी थी। इसके अलावा 8 पावर प्रोजेक्ट थे जिनकी मंजूरी रुकी पड़ी थी। 58 शिक्षण संस्थान थे, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन जो थी बिजली की, वो 8 थी। खनन के एक प्रोजेक्ट था, कार पार्किंग एक रुकी हुई थी, आईआईटी का एक प्रोजेक्ट रुका हुआ था, पीने के पानी की स्कीम और टैंक जो है वो 23 रुके हुए थे, एक हेलीपैड का निर्माण रुका था, सामुदायिक केंद्र 14 बनने थे वो नहीं बन पा रहे थे, 93 आंगनबाड़ी केंद्र बनने थे वो नहीं बन पा रहे थे। तो ये कुल मिला के जो है, और बस स्टैंड 92 बनने थे जी, नहीं माफ कीजिए 2 बस स्टैंड बनने थे, और कुल मिला के ये 593 प्रोजेक्ट थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है उस सड़कों के प्रोजेक्ट थे। तो जिन जिन गांव वालों को पंचायत चुनावों में ये शिकायत रही कि उनके यहाँ सड़क नहीं बनी है, तो अब सड़कें बन जाएगी हैं, क्योंकि वन भूमि के इस्तेमाल पर रोक की वजह से जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की दरियाफ्तों को मानते हुए, तमाम दलीलों को मानते हुए विकास के लिए जो है ये इनको अलाउ कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और उधर दूसरी कोर्ट से ही जुड़ी एक खबर और है
कि जेपीटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती पर जो है वो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रदेश हाई कोर्ट ने जेपीटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैच वाइज आधार पर 758 पद भरने का फैसला लिया था। 12 व 13 फरवरी को जिला स्तर पर साक्षात्कार भी हो चुके हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। प्रार्थी का कहना है कि वे बीएड पास हैं और उन्हें भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। तो ये लंबे समय से जो है ये चर्चा बनी हुई है और ये कश्मकश बनी हुई है कि बैच वाइज भर्ती में जो है जेबीटी वालों को भी बुलाना है, साथ में जेबीटी वालों को ही बुलाना है या बीएड वालों को ही बुलाना है, इसको लेकर लंबे समय चल रहा था। तो ये फिर से याचिका गई थी और जस्टिस विवेक ठाकुर की जो पीठ है उन्होंने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये कोर्ट से जुड़ी 2 खबरें। एक और खबर थोड़ी सी चिंता में डालने वाली है। सूबे में बने सैनिटाइजर और 5 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। सैनिटाइजर के सैंपल लगातार फेल होते आ रहे हैं। कोविड टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। सरकार क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही इनके खिलाफ, ये एक चिंता पैदा करता है। ये एक सोचनीय विषय है, क्योंकि सैनिटाइजर ही फेल हो जाएगा तो फिर आप जो है कोविड से कैसे लड़ पाएंगे। सबसे पहला हथियार तो वही है, हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद आपका मास्क, उसके बाद आपकी सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये मेन हथियारों में है, लेकिन ये हथियार जो है लगातार फिसड्डी साबित हो रहा है। कई सैनिटाइजर इस तरह से बने जो चांदी कूटने के लिए आ गए। ऐसा लग रहा है कई कंपनियों ने इस तरह से काम कर दिया कि चांदी कूटना शुरू कर दी और सैनिटाइजर के सैंपल फेल हो गए। और इसके अलावा जो उल्टी, डिप्रेशन और हृदय रोग की 5 दवाओं के सैंपल भी जो फेल हो गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने जनवरी 2021 के ड्रग अलर्ट में इन कंपनियों की दवाओं के सैंपल को जो है फेल घोषित किया है। इसमें सोलन जिले की 4, सिरमौर, ऊना की एक कंपनी शामिल है। संगठन ने जनवरी में देश भर में 1000 सैंपल लिए थे, जिनमें से 985 मानकों पर खरा उतरे हैं और 15 जो है वो फेल हुए। उन 15 में से जो है हमारे पास 6 हैं सैनिटाइजर और 5 दवाओं के जी। तो ये समस्या है और इनको नोटिस दिए हैं और स्टॉक इनको जो है कहा गया कि वापस मंगवाएं बाजार से जो सैनिटाइजर वाले हैं। अभी ये उद्घोषित नहीं किया गया कि कौन सा सैनिटाइजर कौन सा नहीं। मेरा मानना है कि इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दवाई, कौन सी कंपनी का कौन सा सैनिटाइजर, कौन सी कंपनी की कौन सी दवाई जो है वो फेल हुई है सैंपल, ताकि लोगों को एकदम सूचना मिल सके और वो उस दवाई को ना ही खरीदें। अदरवाइज कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ स्टॉक जो है फॉर्मेलिटी के लिए शो कर देती है कि हमने वापस बुला लिया, लेकिन अधिकांश स्टॉक जो है वो दुकानों पर रहता है और वो बिकता भी रहता है। आम आदमी जानकारी के अभाव में उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करता रहता है और फिर दोष किसको देता है? डॉक्टरों को, कि जी मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, ये दवाई ठीक नहीं लिखता। डॉक्टर तो दवाई ठीक लिखता है, लेकिन दवाई बनाने वाले ने दवाई ठीक नहीं बनाई होगी तो डॉक्टर का भी कोई कसूर नहीं है। तो ये जो है बड़ी बड़ी इस वक्त की खबरें हैं जो चली हुई हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित, और इन खबरों पर आपकी नजर आज की रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको अब कल हमने बताया था कि आपको सिलेंडर जो है वो महंगा पड़ेगा। 75 रुपए की बढ़ोतरी इसी महीने में हो गई है, 50 रुपए की बढ़ोतरी और हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार अब अपने कर्ज लेने की सीमा बढ़ा रही है। अभी तक उसको जो है 5500 करोड़ का कर्ज जो है वो प्रतिवर्ष अलाउड है 5500 या 6000 के बीच में, लेकिन अब उसको बढ़ाना चाहती है। ये जो है 3% है अभी सीमा उसकी। टोटल जो जीडीपी हमारी, जो हमारा टोटल जीडीपी है उसका 3% है, लेकिन अब इसको 5% करने की कवायद शुरू होगी। हालांकि इसमें अभी एकदम से होगा या नहीं होगा ये देखना होगा, लेकिन एक बजट एवं राजकोषीय प्रबंधन संशोधन बिल जो है वो पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक तैयार हो रहा है, ऐसी सूचना है 2000, और इसको इसी बजट सेशन में लाके जो है संशोधित करने की कोशिश की जाएगी। और ये देखना होगा कि अब ये कितना ये लिमिट जो है इसको बढ़ाया जाता है। 5% करने की इसकी योजना है अभी सरकार की, ऐसी सूचना हमारे पास है, लेकिन ये हो पाता है या नहीं हो पाता है ये देखना होगा। और ऑलरेडी हमारे पास जो है 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। कल 1000 करोड़ का और चढ़ जाएगा। कल एक और किस्त जो 1000 करोड़ का जो कर्जा लिया था वो सरकार के खाते में जमा होगी, तो कल 1000 करोड़ का कर्जा और हो जाएगा। हर दूसरे महीने 1000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ता है और ये अपने आप में परेशानी वाली बात है। हालांकि जो केंद्र की जो एजेंसीज हैं, जो वित्त आयोग है, वो कह चुका है कि आप कर्ज लेने पर नियंत्रण रखिए, कर्ज लेने की प्रक्रिया को थोड़ा कम कीजिए, कम कर्ज लीजिए और अपने आय के साधन बढ़ाइए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है। तो वो जो कहते थे ना कि कांग्रेस ने सरकार को, पूरे प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ने जो है कर्ज में डुबो दिया, उनके पास भी इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है। ये साफ इससे परिलक्षित होता है और उल्टा वो भी कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, कर्ज लेकर अपना काम चला रहे हैं। ये अलग बात है कि इस सरकार में सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनकी जो लेविशनेस है, उनकी जो
आराम और ऐशप्रस्ती है वो जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। महंगी गाड़ियां, महंगे दफ्तर और तमाम दूसरी चीजें जो हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई है। और ओवरऑल विधायकों की, हालांकि अब तो इस बार इसलिए बात नहीं कर सकते इसको कि पूरे का पूरा वेतन जो है फ्रीज हो गया कोविड कोविड टाइम में उनका, और तमाम जो दूसरी एड्स हैं वो भी फ्रीज हुई है। लेकिन अभी उसको लेकर भी कई चर्चाएं हैं कि हर बारी विधायकों की भत्ते पेंशन बढ़ जाते हैं और सरकार की माली हालत खराब होती है। बजट सेशन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरे जोरों पर हैं। अब तक 529 सवाल आ चुके हैं और विधायकों के सवाल आना लगातार जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की जानकारी के मुताबिक अब तक 529 सवाल जो हैं वो आ चुके हैं और इसमें जो मुख्य तौर से जो है वो कोरोना काल में अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। बिजली, पानी, खनन, कानून व्यवस्था आदि पर भी प्रश्न आ रहे हैं। और सोमवार को ही 388 तारांकित प्रश्न मिले हैं और जबकि अन्य जो है सोमवार तक ही इनको उन्होंने कैलकुलेट किया है 529 में से, तो इनमें से 388 जो है वो स्टार्ड हैं और बाकी जो है अनस्टार्ड हैं। 539 प्रश्नों की जो है वो पुष्टि हो गई है और 26 फरवरी से बजट शुरू हो रहा है। इससे पहले 22 को कैबिनेट है। कैबिनेट में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी मुहर लगेगी। ये उसका भी जो पूरा खाका है वो तैयार कर दिया जाएगा। स्कूल खुलने की अब पूरा डाटा आ गया है। कल जो स्कूल खुले विंटर क्लोजिंग वाले 74% हाजिरी उनमें रही और ये इसलिए रही क्योंकि पहले से जो समर क्लोजिंग वाले स्कूल थे वो चल रहे थे और उनका जो ट्रेंड था वो अध्यापकों के ध्यान में था और अध्यापकों ने जो है इसको अब ज्यादा पॉजिटिव ढंग से लिया, क्योंकि पहले अभिभावक डर रहे थे लेकिन दूसरे बच्चों के जब स्कूल खुले हुए थे पहले समर क्लोजिंग वाले, तो विंटर क्लोजिंग का उस पर असर पड़ा और पहले एक दिन 74% हाजिरी। टोटल डाटा जो है ये सामने आ गया है इसका। और कुछ जगहों पे विद्यार्थियों का तापमान बढ़ा हुआ पाया गया तो उनको वापस घर भेजा गया, लेकिन अधिकांश जगहों पे जो है मामले सब ठीक ठाक रहे। ये एक अच्छी बात है और अभी सब स्कूलों में एग्जाम्स की जो है शेड्यूल फाइनल हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक बढ़िया संकेत कि बच्चे आ रहे हैं। अब बात कुछ दूसरी खबरों की कर लेते हैं। MS धोनी पर बनी स्टोरी अनटोल्ड स्टोरी फिल्म में जो है सुशांत राज सिंह राजपूत के जो को एक्टर थे उन्होंने भी खुदकुशी कर ली है। जो सरदार के रोल में थे संदीप नाहर, उन्होंने मंगलवार को गोरेगांव में सुसाइड कर लिया। इससे पहले उन्होंने शाम को सोशल मीडिया पर 9 मिनट का एक वीडियो और सुसाइड नोट पोस्ट किया और उसमें उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी सास पर गंभीर आरोप लगाए और ये अभी साफ नहीं है कि उन्होंने खुदकुशी कैसे की। जो बॉडी इस मामले की जांच कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, उन्होंने बताया कि संदीप की पत्नी कंचन ने बताया कि संदीप की बॉडी हैंगिंग पोजीशन में थी और उसने 2 लोगों के साथ मिलकर बॉडी को नीचे उतारा है इस उम्मीद में कि शायद वो जिंदा होंगे, लेकिन वो जिंदा नहीं है। तो अभी इस पे जांच हो रही है। लेकिन देखिए सुशांत राजपूत के साथ के एक और जो हीरो हैं उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। लेकिन अब रुक करते हैं अपने दूसरे हीरो का, रविचंद्र अश्विन। आज उन पे नजर रहेगी जी। आज अहम दिन है, चौथा दिन है आज भारत इंग्लैंड चेन्नई टेस्ट का और इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य 482 रन का लक्ष्य है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कभी भी फॉलो नहीं हो पाया है यहाँ पे। और ये देखना 7 विकेट उसके पास है, 53 रन पर उसके 3 विकेट हो गए हैं। रूट अभी हैं अभी क्रीज पे, लेकिन सारी जो निगाहें हैं कल के हमारे जो शतकवीर हैं उन पे रहेंगी। कल के जो शतकवीर हैं हमारे रविचंद्र अश्विन, उनके ऊपर रहेंगी सारी निगाहें, क्योंकि उन्होंने उसके बाद 1 विकेट भी ली है कल शतक लगाने के बाद। पिछली पारी में उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट ली थी और अभी ये देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है पैकअप इंग्लैंड का होता है। एशिया की बात करें, ओवरऑल अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा टारगेट है टेस्ट क्रिकेट में 482 रन का। और इससे पहले 2003 में 418 रन का टारगेट चेज हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने चेज किया था। और भारतीय जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा टारगेट जो चेज हुआ है वो 387 का था, वो दिसंबर 2008 में भारत ने ही इंग्लैंड के खिलाफ इसी चेन्नई में किया था। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या वो स्थितियां कर पाता है इंग्लैंड, रिपीट कर पाता है अपने लिए, नहीं कर पाता है। फिलहाल लगता नहीं है, ऐसा तय है कि इसमें भारत की जीत के जो चांसेस हैं वो 90% से ज्यादा है। ऐसा तय है कि भारत आज ही जीत जाएगा। इंग्लैंड की टीम कितना संघर्ष कर पाती है ये देखना होगा। अक्षर पटेल ने भी कल 2 विकेट लिए, उनका डेब्यू है ये। पहली पारी में उनको विकेट मिला था, दूसरी पारी में जो है इंग्लैंड के जो 3 विकेट हुए उसमें से 2 उन्होंने लिए और 1 रविचंद्र अश्विन ने लिया। अश्विन पे निगाहें रहेंगी, जैसे जैसे उनका प्रदर्शन सुधरता जाएगा, जितनी विकेटें उनको और मिलती जाएगी, मैन ऑफ द मैच के उनके चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। हालांकि ये भी लगभग तय है कि मैन ऑफ द मैच वही होंगे, क्योंकि 5 विकेट का हॉल पहली पारी में उन्होंने लिया, दूसरी पारी में वो शतक बनाया उन्होंने और ऐसी परिस्थितियों में बनाया जब वो
पूरी पिच से जो हर कोई परेशान था, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के कौशल का जो है मुजाहरा किया। उसमें 8वें नंबर पे वो आए और उसके बाद वो शतक मार के चले गए। तो ये हाईलाइट्स इस मैच के। दर्शक भी इस मैच में एंजॉय कर रहे हैं। लंबे अरसे बाद 11 महीने के बाद जो है दर्शक लौटे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बसंत का उत्सव आज से शुरू हो रहा है। पतझड़ के जख्मों को बसंत सहलाने लगा है, शाखों पे नया जीवन मुस्कुराने लगा है। तो आपके जीवन में भी तमाम खुशियों के बसंत आए, इसी शुभकामना के साथ अभी के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए। दिन भर मुलाकात होती रहेगी। शाम को 7 बजे और रात को 9:30 बजे फिर मिलेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।